24 दिसंबर 1999 की शाम थी। मौसम काफी ठंडा था। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 दिल्ली आने के लिए उड़ान भरने वाली थी। वैसे तो विमान के लिए दूरी महज 1.5 घंटे की थी, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी भी यात्री को नहीं था कि ये छोटी सी दूरी खौफ और आतंक के बहुत लंबे सफर में बदलने वाली है और उन्हें भारत पहुंचने के लिए कुछ घंटे नहीं बल्कि 8 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। सभी यात्री विमान में बैठ चुके थे और ठीक 4:15 पर विमान ने उड़ान भरी। विमान में कुल मिलाकर 178 यात्री थे, जिनमें से कुछ नवविवाहित जोड़े थे जो नेपाल से हनीमून मनाकर लौट रहे थे। अब विमान भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका था और सिर्फ 15 मिनट बाद दिल्ली में लैंड होने वाला था। तभी अचानक से 5 लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने चेहरों को नकाब से ढक लिया और वो 5 नकाबधारी हथियारबंद थे। सभी यात्री भय और हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। तभी उनमें से एक नकाबपोश ने एक के बाद एक 2 गोलियां कॉकपिट की तरफ चलाई और अचानक से ही विमान लोगों की चीखों से गूंज उठा। जाहिर है विमान का अपहरण हो चुका था। वे अपहरणकर्ता खतरनाक आतंकवादी थे और उन्होंने अब हथियारों के दम पर पूरे विमान को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उनमें से एक कॉकपिट के अंदर घुस गया और कैप्टन को तुरंत लाहौर पाकिस्तान चलने को कहा। कैप्टन ये भली भांति जानते थे कि अगर वे भारत की सीमा से बाहर किसी दूसरे देश में जहाज को लेकर गए तो किसी भी प्रकार की मदद मिलने की कोई आशा नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने अपहरणकर्ताओं से विमान को लाहौर न ले जाने की गुजारिश की, लेकिन अपहरणकर्ता किसी की नहीं सुन रहे थे। उन्होंने पायलट समेत सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी। तब जहाज के पायलट्स ने उनको समझाने की कोशिश की कि जहाज में लाहौर तक पहुंचने का ईंधन नहीं है। अगर विमान अमृतसर से आगे जाएगा तो ईंधन खत्म हो जाएगा और विमान क्रैश कर जाएगा। लेकिन अपहरणकर्ताओं को यह डर था कि अगर विमान भारत की सीमा में लैंड होगा तो भारत की सरकार जरूर कोई न कोई कार्यवाही करके उनके मिशन को फेल कर देगी। इसलिए वो लगातार पायलट से विमान को लाहौर ले जाने को लेकर बहस कर रहे थे। इसी बहस के दौरान पायलट ने बड़ी ही होशियारी से इमरजेंसी ट्रांसपोंडर दबाकर विमान के अपहरण की खबर भारतीय अधिकारियों तक पहुंचा दी। तुरंत ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने लगी, जिससे सारे देश में हड़कंप मच गया। पायलट ने अपहरणकर्ताओं को ये समझाने की पुरजोर कोशिश की कि एक बार विमान को अमृतसर लैंड कराकर ईंधन भरवा लेने दो, उसके बाद जहां तुम लोग कहोगे जहाज उस ओर चल पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जहाज में लाहौर तक की दूरी तय करने लायक ईंधन नहीं है। मजबूरन आतंकवादियों को झुकना पड़ा और उन्होंने विमान को अमृतसर उतारने की इजाजत दे दी और शाम ठीक 7:01 पर विमान अमृतसर में उतर गया। इस दौरान भारतीय सरकार बौखलाई हुई थी और कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस हालत से कैसे निपटा जाए। जहाज में बैठे लोगों को उम्मीद थी कि कमांडो फोर्स किसी तरह से जहाज पर हमला करके उन सब की जान बचा लेंगे, लेकिन न जाने ऐसा कुछ नहीं हुआ। आतंकवादी जहाज में ईंधन भरवाने की मांग करने लगे, लेकिन ना ही जहाज में ईंधन भरा गया और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई। लगभग 25 मिनटों तक इंतजार करने के बाद भी ईंधन से भरा कोई भी टैंकर जहाज की तरफ नहीं आया तो आतंकवादियों का सब्र जवाब दे गया। उन्हें लगा कि भारतीय सुरक्षा बल जरूर उन पर हमला करने का कोई प्लान तैयार कर रहा है। आतंकवादियों ने तुरंत कैप्टन को जहाज उड़ाने का आदेश दे दिया। अब उन्हें ईंधन के खत्म होने की भी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन क्रू मेंबर्स ने हार नहीं मानी। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर उन्हें कोई मदद मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश से ही मिल सकती है और यहाँ से उड़ान भरने के बाद किसी प्रकार की उम्मीद करना बेमानी होगा। किंतु आतंकवादी अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थे। तैश में आकर उन्होंने जहाज के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला शिकार बनाया प्लेन के यात्री रुपिन कात्याल को। रुपिन अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाकर वापस लौट रहे थे। उनकी नई नवेली दुल्हन उनके पास ही बैठी थी और आतंकवादी उनके शरीर पर एक के बाद एक चाकू बरसाए जा रहे थे। चाकू के इतने वारों से उनके शरीर के हर हिस्से से खून की धारा बहने लगी। इन सब से घबराकर पायलट ने तुरंत जहाज को उड़ाने का फैसला किया और आतंकवादियों के कहे अनुसार जहाज को लाहौर की ओर मोड़ दिया। अब एक बार फिर से 178 यात्रियों की किस्मत हवा में लटक रही थी। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका आया था।
आतंकी अपनी जमीन पर थे और वो पूरे 25 मिनटों तक अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़े रहे, लेकिन फिर भी भारतीय सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और अब सरकार के पास हाथ मलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में जहाज उतारने से साफ मना कर दिया। उन्होंने लाहौर हवाई अड्डे पर दिशा बताने वाले सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी, जिससे पायलट नीचे रनवे को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब तक जहाज में ईंधन खत्म होने की वार्निंग लाइट जलने लगी थी। पायलट्स द्वारा अब जहाज को और देर हवा में रखना संभव नहीं था। मजबूरन उन्होंने जहाज को अंधेरे में ही नीचे उतारना शुरू कर दिया ताकि वे रनवे को देख पाएं। लेकिन दिशा बताने का कोई भी संकेत न होने के कारण विमान रनवे से भटक गया और एक हाईवे के ऊपर मंडराने लगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जहाज पर नजरें गड़ाए बैठी थी। अधिकारियों को जब ये लगने लगा कि जल्द ही जहाज हाईवे पर गिरकर क्रैश हो जाएगा, तो आखिरकार उन्होंने समझदारी और मानवता से भरा फैसला लिया और अपने रनवे की लाइट्स जला दी। रनवे दिखाई देते ही पायलट्स ने जहाज को सफलतापूर्वक लाहौर हवाई अड्डे पर उतार दिया। पाकिस्तानी सरकार ने हवाई जहाज में ईंधन भर दिया और वे चाहते थे कि अब जहाज तुरंत उनके वतन को छोड़कर चला जाए। पायलट्स ने आग्रह किया कि घायल यात्री रुपिन कत्याल और कुछ बुजुर्ग यात्रियों को लाहौर में उतार दिया जाए, लेकिन उनकी इस मांग को न पाकिस्तान सरकार ने माना और न ही अपहरणकर्ताओं ने। लाहौर में करीब 3 घंटे बिताने के बाद एक बार फिर से फ्लाइट IC-814 ने एक अनजान और डरावने सफर की ओर उड़ान भर ली। आतंकवादी अब विमान को काबुल अफगानिस्तान ले जाना चाहते थे, लेकिन वहां रात में विमान उतरने की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने पायलट से विमान को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में ले जाने को कहा। इसी दौरान अत्यधिक खून बहने की वजह से 25 वर्षीय रुपिन कत्याल की मौत हो गई। विमान के दुबई में उतरने के बाद UAE के अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत करके उन्हें ईंधन के बदले में कुछ घायल यात्रियों की रिहाई के लिए राजी कर लिया। रुपिन कत्याल के शव को भी नीचे उतार लिया गया। इसके बाद ईंधन लेकर जहाज सुबह तड़के ही फिर से हवा में उड़ गया। वो दिन क्रिसमस का दिन था, लेकिन फ्लाइट में मौजूद किसी भी यात्री के लिए खुशी मनाने की कोई वजह नहीं थी। एक यात्री मारा जा चुका था और बाकियों के सर पर नंगी तलवार लटकी हुई थी। सुबह पो फटने तक विमान एक बार फिर से लैंड हो चुका था। अब की बार आतंकवादियों ने कंधार अफगानिस्तान को अपना ठिकाना बनाया। उन दिनों अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी गुट तालिबान की सरकार थी और ये खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का गढ़ भी था। जाहिर है भारत सरकार के लिए उनसे किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद करना मूर्खता ही होती। बल्कि कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि अपहरणकर्ताओं के पास अभी तक छोटे छोटे हथियार ही थे, लेकिन कंधार पहुंचते ही तालिबानियों ने उन्हें बड़ी राइफलें मुहैया करवा दी। अब तक ये भी साफ हो चुका था कि ये अपहरणकर्ता खतरनाक फियादीन गुट के सदस्य हैं और ये गुट बहुत ही लंबे समय से जम्मू कश्मीर में सक्रिय था। इधर भारत में सरकार पर इस संकट को न सुलझा पाने की वजह से दबाव बढ़ता ही जा रहा था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। भारत सरकार ने एक टीम को कंधार में अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए भेजा, तो अपहरणकर्ताओं की मांगे सामने आई। वे अपहृत यात्रियों के बदले में मौलाना मसूद अजहर की रिहाई चाहते थे, जो कश्मीर घाटी में हमले करने वाले उग्रवादी संगठन हरकते उल मुजाहिदीन का सदस्य था। मौलाना को 1994 में गिरफ्तार किया गया था और उसे जम्मू कश्मीर के कोट भलवाल जेल में रखा गया था। ये जम्मू कश्मीर का वही हिस्सा है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं। मौलाना अजहर को छुड़वाने की पहले भी कई कोशिशें हो चुकी थी। मौलाना मसूद अजहर की रिहाई अपहरणकर्ताओं की इकलौती मांग नहीं थी, बल्कि इसके अलावा वो 35 और आतंकवादियों की रिहाई, आतंकवादी सजाद अली अफगानी का ताबूत और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक चौंका देने वाली बात हुई। जिन तालिबानियों ने उन अपहरणकर्ताओं को अपनी सरजमी पर शरण दी थी, वही तालिबानी सरकार अपहरणकर्ताओं की कुछ मांगों के विरोध में आ गई। उनका कहना था कि पैसों की और सजाद अली की लाश की मांग इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए वो ये मांगे छोड़ दे। तालिबानियों ने अपहरणकर्ताओं पर महिलाओं और बच्चों को छोड़ने का दबाव भी बनाया और ऐसा न करने पर उन्हें तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया। तब तक विमान का अपहरण हुए 6 दिन बीत चुके थे। अब तक सभी यात्रियों का धैर्य जवाब दे चुका था। हालात उनके बर्दाश्त करने की शक्ति के बाहर हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि ऐसी जिंदगी से तो मौत भी अच्छी है।
इसलिए या तो अपहरणकर्ता हमें मुक्त कर दें या फिर भले ही हमें जान से मार डालें। छठे दिन बीतने के बाद भी जब अपहरणकर्ताओं की मांगों को मानने के लिए भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो अपहरणकर्ताओं ने सभी यात्रियों से कहा कि तुम्हारा देश तुम्हें नहीं बचाना चाहता और अब तुम सबको मरना पड़ेगा। ये सुनकर विमान में सन्नाटा छा गया। सभी यात्री मरने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे और वो सब आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। लेकिन तभी अपहरणकर्ताओं में से एक आदमी दोबारा विमान के अंदर आया और उसने कहा कि तुम सबके लिए खुशखबरी है, तुम सब जल्द ही रिहा कर दिए जाओगे, तुम सब अपने घर जा सकोगे क्योंकि भारत सरकार के साथ हमारा समझौता हो गया है। ये सुनकर सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन आखिरकार समझौता किस कीमत पर हुआ था? भारत सरकार ने बंधकों को रिहा करने के बदले 3 आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिनके नाम थे मौलाना मसूद अजहर, जिसकी रिहाई अपहरणकर्ताओं की मुख्य मांग थी। इसके अलावा उमर शेख और मुश्ताक अहमद को भी रिहा करने का फैसला भारत सरकार द्वारा मजबूरन लिया गया था। फिर भारत के अलग अलग हिस्सों से इन 3 आतंकवादियों को छुड़ाकर दिल्ली लाया गया और वहां से विमान द्वारा कंधार ले जाया गया। थोड़ी ही देर बाद अपहरणकर्ता अपने तीनों साथियों को लेकर अपहृत विमान को वहीं छोड़कर कंधार से चले गए। नए साल से एक दिन पहले और विमान अपहरण के 8 दिन बाद IC-814 के सभी यात्री और कर्मचारी रिहा हो चुके थे। अब उनका ये दर्दनाक सफर पूरा हो चुका था। भारत आने पर उनके परिवार समेत हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन यात्रियों की रिहाई के बदले उन 3 आतंकवादियों को छोड़ना भारत को बहुत महंगा पड़ा। मौलाना मसूद अजहर ने छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान जाकर एक नया उग्रवादी संगठन जैश ए मोहम्मद बना लिया। इस संगठन द्वारा ही सन 2001 में भारतीय संसद भवन पर हमला किया गया, जिसमें 7 मासूम लोग मारे गए और 18 लोग घायल हो गए। उमर शेख उसी साल अमेरिका में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में टकराने वाले 2 में से एक हवाई जहाज का मुख्य षड्यंत्रकारी बताया जाता है। वहीं मुश्ताक अहमद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रहता है और वहां से लगातार नई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। बाद में ये भी जाहिर हो गया कि वो 5 अपहरणकर्ता पाकिस्तान के ही नागरिक थे जो अब तक पाकिस्तान में आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। भारत कई बार पाकिस्तान से उन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर भारत के हवाले किए जाने की गुजारिश कर चुका है, लेकिन उन गुजारिशों पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। IC-814 के अपहरण का हादसा उन सभी के लिए एक बेहद शान का मौका था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी भी किसी भी इंसान को ये दर्द ना झेलना पड़े जो IC-814 के 178 यात्रियों को झेलना पड़ा था। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरी वीडियो देखने से पहले लाइक बटन जरूर दबा देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आगे भी इतिहास और विज्ञान की जानकारी से भरे ऐसे ही और भी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।